आफ्टरनून क्लास कल हमने शुरू किया था हिले-विंटर थ्योरम लेमा 1 और 2 जिसमें हमने यूज़ किया था। आज उसकी कंटिन्यूटी करते हैं। क्वेश्चन 12 तक कर लिया था। क्या कहते हैं एक बार दोबारा रिवाइंड करते हैं। लेट एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल टी टू इन्फिनिटी ए एस डी एस एंड कैपिटल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टी टू इन्फिनिटी कैपिटल ए एस डी एस। अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं बिटवीन कैपिटल एफ ऑफ टी लाई कर रहे हैं 0 टू स्मॉल एफ ऑफ टी के बीच में व्हेन टी c is greater than equal to t and c is greater than 0, the equation हमें प्रूफ करना है कि इक्वेशन 1 नॉन ऑसिलेटरी अगर है तो इक्वेशन 2 भी नॉन ऑसिलेटरी होगी, अगर 2 ऑसिलेटरी है तो 1 भी ऑसिलेटरी होगी। जिसके लिए सबसे पहले हम ये लेके चले थे कि इक्वेशन 1 क्या है, हमारे पास नॉन ऑसिलेटरी है। अगर इक्वेशन 1 नॉन ऑसिलेटरी है तो इस इंटरवल में इसकी कोई भी जीरो नहीं लाई करेगी। फिर हमने क्या किया था, वीटी डिफाइन किया था जो कि लेमा 1 से वेल डिफाइंड था। और हम कहते हैं फर्दर फ्रॉम लेमा 1 ये वीटी सेटिस्फाई कर रहा था रिकार्टी इक्वेशन को। फिर हम इसको सॉल्व कर रहा था, हमने इसको इंटीग्रेट किया था बिटवीन द लिमिट स्मॉल टी टू कैपिटल टी, यहाँ तक पहुंच गए थे। एज यू नो दैट हमने टी को इन्फिनिटी अप्रोच कराया था, तो बाय लेमा 1 क्या कहते हैं कि एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वीटी अप्रोचेस टू 0 तो 0 हो गया था, ये उधर चला गया था। इसको हमने फंक्शन क्या मान लिया था, v1t, इसको मान लिया था f ऑफ t और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी। ठीक है, और फिर आपके पास v डैश टी किसके इक्वल, vt किसके इक्वल है, v1t प्लस f ऑफ t, वेयर v1t इसके इक्वल है f ऑफ t। फर्दर हमें पता है कि v1 डैश t जो आपके पास है किसके इक्वल होगा, माइनस v स्क्वायर t के इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी, vt की वैल्यू पुट कर दी v1t प्लस ft होल स्क्वायर। ठीक है, ये उधर चला गया फंक्शन, प्लस का होगा। ठीक है, फिर फर्दर हमने एक फंक्शन जो है pt डिफाइन किया था। इस तरीके से सारा हमने प्रोसीजर किया था और हम इक्वेशन 12 तक पहुंच गए थे। इक्वेशन 12 कैसे थी, हमारे पास ut था, फिर u डैश टी आया, फिर डबल डेरिवेटिव आया, तो हम u डबल डैश टी के इक्वल पहुंच गए थे। डबल डैश टी इज इक्वल टू v1 डैश टी प्लस v1 स्क्वायर टी इंटू ut। अब आपके पास देखिए आगे क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 9 मल्टीप्लाई इक्वेशन 9 बाई यूटी वी गेट। इक्वेशन 9 को यूटी से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 9 है क्या, ये है हमारी, इसको यूटी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ से यूटी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इक्वेशन 9 को जब हम यूटी से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गॉट दिस विच इम्प्लाइज। अब आपके पास यहाँ से देखिए क्लास की अभी हमने इसको ड्राइव किया था डबल डैश, तो हमें पता है कि यू डबल डैश टी किसके इक्वल है, v1 डैश टी प्लस v1 स्क्वायर टी इंटू यूटी, यू डबल डैश इसके इक्वल है, तो v1 डैश टी। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। ये चीज क्या है सारी आपके पास, ये है क्या, यू डबल डैश टी। ठीक है, और बाकी टर्म से देखिए अगर देखा जाए इन दोनों से हमने यूटी कॉमन ले लिया, ये वाली टर्म एज इट इज, और ये इक्वेशन 12 से यू डबल डैश टी है, इन दोनों टर्म से यूटी कॉमन ले लिया तो क्या बचा, पी टी प्लस एफ स्क्वायर टी, और इधर ये वाली टर्म एज इट इज बची 2 एफ टी वी। अब v1 टी यू टी क्या है, v1 टी यू टी यू डैश टी। देखिए यहाँ से लास्ट हमने कल किया था, पहले इसको जो है कल वाली वीडियो देखिए आप। ठीक है, यू डैश टी किसके इक्वल है, v1 टी यू टी के इक्वल है यू डैश टी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या है क्लास, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक आ गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक 13 इक्वेशन, एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका सोल्यूशन यूटी है, जिसके पास कोई जीरो नहीं है इस लिमिट में। इसका मतलब इक्वेशन 13 नॉन ऑसिलेटरी बन गई इन द इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन z डबल डैश टी प्लस 2ft z डैश टी प्लस f स्क्वायर टी z टी इज इक्वल टू 0। ये कंसीडर करें। व्हेन बाय स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपैरिजन आपका थ्योरम क्या कहते हैं, बिटवीन एनी टू सक्सेसिव जीरो ऑफ जेड देयर एग्जिस्ट वन एटलीस्ट वन जीरो ऑफ दो इक्वेशंस है, एक ये है आपके पास 13th और एक हमने ये कंसीडर करी है इसी के बेस पे, बस जहां पर u है वहां पर z लगा दी इसी के बेस पे। 13 14 दो इक्वेशंस है, तो हम क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल से कि इसकी दो जीरोस के बीच में जेड की इसकी आएगी बहुत बार रिजल्ट लगाया है, लेकिन हमें पता है इक्वेशन 13 की इस इंटरवल में कोई जीरो नहीं है। Thus we claim that there exists at most one zero of solution ZT of 14। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास दो जीरो नहीं है, ज्यादा से ज्यादा एक ही है जीरो, और वो एटमोस्ट का ज्यादा से ज्यादा एक हो या हो भी ना,
ठीक है। नाउ सपोज दैट इफ देयर आर टू सक्सेसिव जीरो, एक ही है, अगर दो जीरो है जेटी की इक्वेशन 14 में, तो दो जीरो के बीच में कम से कम एक जीरो 13 की आनी चाहिए थी, और हम ये कह रहे हैं कि 13 की कोई जीरो नहीं आ रही, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। तो इसका मतलब क्या कहते हैं, इस इंटरवल में टी नोट टू इन्फिनिटी में एक कम से कम जीरो आ रही है जेटी की, तो ये इक्वेशन एक जीरो होनी चाहिए। नॉन ऑसिलेटरी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि therefore in the interval there exists at most one zero of solution zt। आपके पास ना यहाँ से देखिए विच इज अ कॉन्ट्रा। अब देखिए क्लास, तो यहाँ से हमें क्या मिला कि आपके पास जेटी यानी कि यूटी की, तो जेटी की तो हम कह रहे हैं एटमोस्ट एक जीरो है, यूटी की एक जीरो नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब जेटी की ज्यादा से ज्यादा एक जीरो का क्लास, ये मतलब है कि हो सकता है एक भी न लाए करे। तो इक्वेशन 14 जो है नॉन ऑसिलेटरी। अब हम एक वाई फंक्शन डिफाइन करते हैं, जैसे हमने कल यूटी किया था, वाई टी इज इक्वल टू जेड टी एक्सपोनेंशियल टी टू टी एफ एस डी एस। अब एक बार डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, यू इंटू वी रूल लगेगा, ये फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव जेड डैश टी प्लस जेड टी एज इट इज, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल, फिर अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव एफ टी। ठीक है, यहाँ तक आ गए। और ये वाली जो जेड टी ये पूरी टर्म है, ये क्या है, वाई टी है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ तक आ गए। सो वाई डबल डैश, दोबारा डेरिवेटिव किया, यहाँ तक पहुंच गए थे। इसमें भी आपके पास यू इंटू वी रूल लगेगा, इसमें भी यू इंटू वी रूल, एफ वाई टी एज इट इज एफ डैश टी, फिर एफ डी एज इट इज वाई डैश टी। ठीक है, तो यू इंटू वी रूल लगेगा यहाँ से। तो ये आपके पास यहाँ से इक्वेशन आ गई। ठीक है, कि जब आपने यहाँ पर इसको लिखा, फिर इसको एज इट इज, फिर आपके पास यहाँ तक इक्वेशन आ गई। इसमें क्या करना है, यू इंटू वी रूल लगाना है। ठीक है, हमारे पास वाई डबल डैश टी आ गया। उसके बाद क्लास हमने जब इसको यूज किया, ठीक है, तो जेड डबल डैश टी में ये इक्वेशन थी। ठीक है, वाई डबल डैश टी किसके इक्वल है, बाय यूजिंग 14 इज इक्वल टू एफ डैश टी वाई टी, और ये उधर चला गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अब आपके पास एक तरीके से क्या इक्वेशन आई है, वाई डबल डैश प्लस ए टी वाई टी इज इक्वल टू 0, जहां पर एफ टी किसके इक्वल है, इंटीग्रल टी टू इन्फिनिटी ए एस टी एस। तो इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, एफ डैश टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एस टी एस। तो इसकी जगह ये पुट लो, वाई टी इसका मतलब 2 का सोल्यूशन है। अब जो इक्वेशन नंबर 15 है हमारी, बाय इक्वेशन 15 जीरोस ऑफ वाई टी एंड जेड टी आर सेम। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन 15 है, ठीक है, और यहाँ से जो आपके पास क्लास ये इक्वेशन 16 है, वाई डबल डैश प्लस 18 टू वाई टी इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज वाई टी सोल्यूशन ऑफ 2। इक्वेशन 15 जीरोस ऑफ वाई टी एंड जेड टी आर सेम, बट जेड टी हैज, मतलब दोनों सेम है, तो इसका मतलब इन दोनों की जीरोस भी सेम होगी। जेड टी कहता है मेरी एटमोस्ट एक जीरो है, तो वाई टी की भी एटमोस्ट एक जीरो होगी। तो इक्वेशन 2 नॉन ऑसिलेटरी है। इक्वेशन 1 को नॉन ऑसिलेटरी लेके चले थे, इक्वेशन 2 ऑसिलेटरी आगे। सिमिलरली सेकंड में इक्वेशन 2 को ऑसिलेटरी लेके चलेंगे। ठीक है, एंड इफ पॉसिबल सपोज दैट इक्वेशन 1 इज नॉन ऑसिलेटरी, इक्वेशन 1 को भी ऑसिलेटरी प्रूव करें, लेकिन हम कंट्रारी ले लेते हैं, इक्वेशन 1 नॉन ऑसिलेटरी है, तो पार्ट 1 से इक्वेशन 2 भी नॉन ऑसिलेटरी हुई, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। पार्ट 1 से पूरा यहाँ तक कर लेंगे। अगर इक्वेशन 1 नॉन ऑसिलेटरी है तो आपने जैसे इसमें किया था, पार्ट 1 में पूरा चलाया था, अगर इक्वेशन नॉन ऑसिलेटरी ये पूरा चलाएंगे, जो भी ये 2-3 पेज की थ्योरम है, और प्रूव कर देंगे कि इक्वेशन 2 भी नॉन ऑसिलेटरी है। ठीक है, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द गिवन की इक्वेशन ऑसिलेटरी है, हेंस आवर इंजेक्शन इज रॉन्ग, सो इक्वेशन 1 इज ऑसिलेटरी। इक्वेशन 1 क्या है, ऑसिलेटरी है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, prove that the Euler's equation given by x double dash t plus k by t square x t is equal to 0 is oscillatory if k is greater than 1/4 and non-oscillatory if k is less than equal to 1/4। क्या कहते हैं, Euler's equation given by this is oscillatory। k कहते हैं oscillatory कब होगी, जब k की वैल्यू greater than 1/4 होगी, non oscillatory जब k less than equal to 1/4 होगा। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म से, x डबल डैश टी प्लस 80 इंटू एक्स टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 80 कितना आ जाएगा, k बाय टी स्क्वायर। इंटीग्रेट बोथ साइड बिटवीन द लिमिट 1 टू इन्फिनिटी, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, इधर 1 टू इन्फिनिटी, इधर भी 1 टू इन्फिनिटी के बीच में। ये कांस्टेंट है, 1 बाय टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, नॉर्मल है आपके पास, टी की पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है, याद रखना है, टी की पावर n की इंटीग्रेशन होती है टी की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c आता है। अगर इंडेफिनेट डेफिनेट है तो आपकी लिमिट आ जाती है। अब यहाँ पर टी की 1 बाय टी स्क्वायर है, यानी कि टी की पावर -2 है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, टी की पावर -2 टी की पावर -2 प्लस 1 बाय -1, तो बेसिकली क्या आएगा, -1 बाय टी आएगा। ठीक है, और के आपके पास एज इट इज, यही हुआ बिटवीन द
लिमिट 1 to infinity, ठीक है। अपर लिमिट पुट करेंगे t पे 1/infinity 0 होगा, माइनस ऑफ लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस होगा, t पे 1 पुट करेंगे तो k रह जाएगा। अपर लिमिट क्योंकि 1/infinity क्या होता है, सिंस 1/infinity 0 होता है, नोट डिफाइन, जो कि अपर लिमिट देगा। लेट अस कंसीडर सोल्यूशन ऑफ 1s, आपने यानी कि 1 का सोल्यूशन क्या है आपके पास, जो इक्वेशन 1 है xt, उसका सोल्यूशन मान लेते हैं अपनी तरफ से कि कितना होगा, t की पावर r होगा। इसका एक बार डेरिवेटिव किया, r आगे आगे एक बार कम होगी, 2 बार किया डेरिवेटिव। यूजिंग ऑल दिस वैल्यू इन 1 में x डबल डैश की वैल्यू आपने पुट करनी है यहाँ पर, और xt की वैल्यू पुट करनी है। सारी वैल्यूज आपने यहाँ पर यूज करी है, इसे ओपन कर लो। अब देखिए यहाँ से देखिए कि r इंटू आर माइनस 1, जब इसे सॉल्व करेंगे आप सारी वैल्यूज को पुट करके, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक इन आर स्क्वायर। जब क्वाड्रेटिक इन आर स्क्वायर बन जाएगी, क्योंकि देखिए ना यहाँ से क्लास ये क्या होगा, ओ टी की पावर माइनस r/2 हो जाएगा ना, तो आप यहाँ से t की पावर माइनस r/2 कॉमन ले लीजिए। ये देखिए इसकी ना ऐसे होगी आर स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस ऑफ r, ठीक है, t की पावर ये क्या है, r(2) है, बेस से में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी r-2 प्लस के, तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा t की पावर r-2 इज इक्वल टू 0। इन दो की प्रोडक्ट 0 है, ये 0 नहीं हो सकता, तो ये आपके पास 0 होगा, ये 0 होगा, तो ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इन r, तो ये r की वैल्यू आ जाएगी, कि r आ जाएगी डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। डिस्क्रिमिनेंट क्या कहते हैं कि x किसके इक्वल होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट होता है उसका रूट होता है अपॉन 2a। अगर आपके पास इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन की अगर जनरल फॉर्म है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, -1 प्लस माइनस b² 1² माइनस 4ac, ठीक है, बाय 2। व्हेन अब आपके पास इसमें कंडीशन है, डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन होते हैं ना, रूट्स आपने पढ़ी थे कि क्या होते हैं, जूनियर क्लासेस में करके आ चुके हो, कि अगर आपके पास t फाइंड आउट करते हो, t अगर इक्वल टू 0 आता है, तो इसका मतलब रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। t ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल है लेकिन नॉट इक्वल है। एंड d लेस देन 0 होता है तो क्या आता है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, रूट्स आर इमेजिनरी, रियल नहीं होते, इमेजिन। दोनों केसेस में रियल है, इस केस में इक्वल है, इस केस में अनइक्वल है, इसमें लेस देन 0 में रूट्स आर इमेजिनरी। तो अब ये देखिए इस पे कंडीशन है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट कितना है 1 माइनस 4 के, ये tp² माइनस 4ac, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब ग्रेटर देन में भी और इक्वल टू में भी रूट्स रियल है, यानी कि r की वैल्यू रियल होगी। इसका मतलब xt, जो हमने ये सोल्यूशन माना था, xt इज इक्वल टू t की पावर r, r क्या है, रियल वैल्यू कुछ भी ले, तो इसका मतलब एक रियल 0 होगी, ठीक है। अब आपके पास नंबर ऑफ 0 ऑफ द सोल्यूशन xt इज इक्वल टू t की पावर r ऑफ 1 इज f इन k। अब आपके पास कम से कम इसमें क्या है कि r की वैल्यू रियल है, तो यहाँ पर कुछ भी रियल वैल्यू पुट करोगे आप, ठीक है, हैज 1 रियल 0, इसका मतलब कम से कम एक रियल 0 होगी केस 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब फिर हम जानते हैं कि इक्वेशन 1 क्या होगी, नॉन ऑसिलेटरी होगी, विच इंप्लाइज इक्वेशन 1 इज नॉन ऑसिलेटरी इफ k 1 माइनस 4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स k इज लेस देन इक्वल टू -1 बाय क्लास। ये नॉन ऑसिलेटरी कैसे हुआ, आपके पास ना यहाँ पर किस वैल्यू के लिए 0 होगा, t की वैल्यू 0 के लिए 0 होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। अगर फाइनाइट जीरोज आती हैं तो नॉन ऑसिलेटरी, इनफाइनाइट जीरोज आती हैं तो आपके पास ऑसिलेटरी। तो फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज है तो ऑसिलेटरी। हम कह रहे हैं ऑसिलेटरी कब होगा, जब k जो है आपके पास ग्रेटर देन नॉन ऑसिलेटरी, फाइनाइट है तो नॉन ऑसिलेटरी, k जब लेस देन इक्वल टू 1/4 होगा। तो किस वैल्यू के लिए नॉन ऑसिलेटरी है, 1 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या आएगा 1 माइनस 4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4k, 4 डिवाइड में चला गया, तो ये आपके पास बेसिकली क्या आ गया, k इज लेस देन इक्वल टू 1/4, ये आ गया k इज लेस देन इक्वल टू 1/4, ये -4k था ना, तो यहाँ से आपके पास ये आ गया k इज लेस देन इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो यहाँ से क्लास आपके पास नॉन ऑसिलेटरी कब होगा, जब k लेस देन इक्वल टू 1/4 होगा। अब जब हम ये वाला केस ले लेते हैं कि आपके पास 1 माइनस 4k, so next case है हमारे पास when it is less than 0, when the discriminant is less than 0, that means when the discriminant is less than 0 we got imaginary roots, yeah, that means r is a complex number which is of the form alpha plus iota beta। आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होता है क्लास, सॉरी आपके पास कैसे होता है कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस
आयोटा बी प्लस माइनस आयोटा बी वेर ए बी बोथ आर रियल। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का होता है। द सोल्यूशन ऑफ 1 इज xt एंड xt कैसा है, उसकी पावर में r कैसा है, xt t की पावर r कैसा अल्फा प्लस आयोटा बीटा। अलग अलग अगर आप पावर को कर दो तो t की पावर अल्फा इंटू t की पावर आयोटा बीटा। अब आपके पास पुट e की पावर y इज इक्वल टू t, दैट मीन्स देन e की पावर आयोटा बीटा इज इक्वल टू e की पावर आयोटा बी वाई। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से इसको ओपन करेंगे, e की पावर आयोटा थीटा कैसे होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हैज द टर्म t की पावर आयोटा बीटा इज पीरियोडिक। दैट मीन्स ये पीरियोडिक है, साइन एंड कोस आर पीरियोडिक एंड वी गॉट इनफाइनाइट जीरोस। तो फॉर द केस 1 माइनस 4 के लेस देन 0 वी गॉट इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस। एंड यहाँ से आपके पास अगर क्लास करेंगे k ग्रेटर देन 1/4 आता है एंड फॉर द k ग्रेटर देन 1/4 दिस इक्वेशन 1 इज ऑसिलेटरी। ओके, सो थैंक यू क्लास।